गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में रिटेल मैनेजमेंट का यूनिट 2 पढ़ेंगे, जो कि इससे पहले हम लोग इनके यूनिट 1 पढ़ चुके हैं। आज यूनिट 2 पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट्स है, दूसरा पार्ट्स इसके बाद आएगा। पहला पार्ट्स में हम लोग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस देखेंगे कि इनके मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, इनकी क्या क्या नीड्स पड़ता है। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ हाउस होल्ड दैट परचेजेज प्रोडक्ट्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एक स्टडी है किसी भी इंडिविजुअल पर्सनस का, मीन्स किसी भी इंडिविजुअल्स पर्सनस का या इंडिविजुअल्स का उसके कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज़ करने का जो उनका बिहेवियर है वो कैसा, उनको हम लोग जानना ही, उनके बिहेवियर को जानना ही कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कहलाता है। उसके कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस उसी में आता है, जो कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही कस्टमर्स या कंज्यूमर्स जो है प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, परचेज करते हैं। नीड्स या रिक्वायरमेंट, उनकी क्या नीड्स पड़ता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है उनको, तब जाके उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बाइंग प्रोसेस। ये कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस का जो है ये पहला स्टेप है, वेयर द कंज्यूमर रिकग्नाइजेज अ प्रॉब्लम और अ रिक्वायरमेंट दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड। कंज्यूमर्स जो है अपना रिक्वायरमेंट को देखता है, अपनी जो नीड्स है उनको देखता है, उनके क्या रिक्वायरमेंट, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो रिकग्नाइज करता है, निकालता है, आइडेंटिफाई करता है, तब उसके हिसाब से वो क्या करता है, अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करता है। द रिक्वायरमेंट्स कैन बी जनरेटेड आइदर बाय इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर उसको कोई भी रिक्वायरमेंट है उसे जनरेट किया जा सकता है, चाहे वो रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल रिक्वायरमेंट हो, जिसे फुलफिल किया जा सकता है। द मार्केटर शुड स्टडी एंड अंडरस्टैंड the consumers to find out what kinds of needs arise। तो एक मार्केटर्स को क्या करना चाहिए, एक स्टडी करना चाहिए कंज्यूमर्स के क्या नीड्स है, क्या वांट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको फाइंड आउट करना चाहिए और उसकी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करना चाहिए। दूसरा है इंफॉर्मेशन सर्च। कंज्यूमर्स अपना प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उनके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशंस जानते हैं, तभी जाके वो परचेज करते हैं। द कंज्यूमर सीक्स मोर इन्फॉर्मेशंस। कंज्यूमर्स बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को सीख करते हैं, सर्च करते हैं। द कंज्यूमर्स कैन ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफ द सेवरल सोर्सेज। कंज्यूमर्स किसी भी तरीके से, किसी भी सोर्स से इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकता है, निकाल सकता है। दिस इंक्लूड पर्सनल सोर्सेज, चाहे वो पर्सनल सोर्स से आप उसके इन्फॉर्मेशंस लेना हो, या तो इंडस्ट्रियल सोर्स से लेना हो, या तो फिर पब्लिक सोर्स से भी वो उसके इन्फॉर्मेशंस को, प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशंस को निकाल सकता है कंज्यूमर। नंबर 3 है इवैल्यूएशन अल्टरनेटिव्स। द कंज्यूमर यूजेज इन्फॉर्मेशंस टू एवेल्यूएट अल्टरनेटिव ब्रांड्स फ्रॉम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। कंज्यूमर्स इसीलिए इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है ताकि उस ब्रांड को अदर ब्रांड के प्रोडक्ट से उसके कंपैरिजन कर सके, उनकी तुलना कर सके कि कौन से अल्टरनेटिव्स जो है हमारे यूज़ के लिए, हमारे नीड्स के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए सही होगा, कौन सा बेनिफिशियल होगा। वो सारी चीज़ें वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। समटाइम्स कंज्यूमर्स मेक बाइंग डिसीजंस ऑन देयर ऑन। कभी कभी ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स अपना जो बाइंग डिसीजंस है वो या तो खुद लेता है, कभी कभी ऐसा होता है कि समटाइम्स दे डिपेंड ऑन फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि
कंज्यूमर्स उनके फ्रेंड्स के डिसीज़न पे डिपेंड्स होते हैं कि उनके फ्रेंड्स जैसे बोलते हैं वैसे ही करता है। जैसे मोस्टली हम ही लोग के साथ, हमारे साथ ही हो जाते हैं, आप लोग के साथ भी होता होगा कि कभी भी कुछ भी आप परचेज़ करने जाते हो तो अगर आपको समझ नहीं आता तो अपने फ्रेंड्स पे छोड़ देते हो कि यार क्या लूँ क्या नहीं लूँ, क्या सही है। तो ये सब भी हमारे साथ भी होते हैं, आपके साथ भी ऑब्वियसली होता होगा, आप भी ऐसे करते होंगे। या तो रिलेटिव्स पे डिपेंड करता है, या कंज्यूमर्स गाइड्स और सेल्स पर्सन्स, या तो कंज्यूमर्स को गाइड्स करता है, क्या सेल्स पर्सन भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो सेल्स पर्सन जो होता है, जो आपको सेल्स कर रहा होता है, वही कभी कभार आपको सजेस्ट कर दे, सर ये फलानी चीज़ आपके लिए सही होता है, ये आप ले लो, बहुत अच्छा है। नंबर 4 है परचेज डिसीजन। द कंज्यूमर एक्चुअली बाइज द प्रोडक्ट। तब कंज्यूमर्स क्या करते हैं, एक्चुअली प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ए कंज्यूमर विल बाय द मोस्ट फेवरेट ब्रांड। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, अपना जो मोस्ट फेवरेट ब्रांड्स होते हैं लास्ट में उसी को वो परचेज करते हैं, जब उसको अगर कुछ समझ में ना आए तब। द कंज्यूमर में फॉर्म आ परचेज इंटेंशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज यूजुअल इनकम। कंज्यूमर्स जो है अपनी परचेज करते हैं अपने जो उनके जो इनकम, जो यूजुअल इनकम है, जो उनकी रेगुलर इनकम है, उसके बेसिस पे भी वो परचेज करते हैं। सपोज़ आप 20,000 30,000 पर मंथ का इनकम कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, अगर आप वहीं पे 40,000 50,000 का फ़ोन लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप उतना अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं जितना कि 50,000 60,000 जो कमाते हैं, जो अर्निंग करते हैं, वो अफोर्डेबल कर सकते हैं। तो ये कभी कभार ऐसा हो जाए तो जो परचेज डिसीजंस हैं वो आपके इनकम लेवल्स पे भी डिपेंड्स करता है। यूजुअल प्राइस, उनके प्राइस पे भी डिपेंड करता है। एंड यूजुअल प्रोडक्ट बेनिफिट्स, और प्रोडक्ट अगर मैं परचेज़ करूं तो उससे मेरे को क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या उससे फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें भी उस पर डिपेंड्स करते हैं कभी कभार। पोस्ट परचेज बिहेवियर मीन्स परचेज करने के बाद क्या उनके बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं कस्टमर्स के, वो देख लेते हैं। द कंज्यूमर्स टेक फर्दर स्टेप्स आफ्टर परचेज बेस्ड ऑन देयर सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद, परचेज कर लेने के बाद, उनमें एक नया स्टेप्स आता है जो कि सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन होता है। इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अगर कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर शॉर्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाता है, अगर सही नहीं होता है तो उससे कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को जो है डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं, वो डिससेटिस्फैक्शंस हो जाते हैं। द कंज्यूमर इज़ डिसअपॉइंटेड, तब वो कस्टमर्स क्या होता है कि डिससेटिस्फैक्शन हो जाते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं होते जब उसको वो प्रोडक्ट जचता नहीं, अच्छा नहीं लगता तब। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरा है कि इफ़ इट मीट्स देयर एक्सपेक्टेशंस द कंज्यूमर इज़ सेटिस्फाइड। अगर उसके एक्सपेक्टेशन से मैच कर गया, उसको अगर उसके एक्सपेक्टेशंस अगर फुलफ़िल हो गया, उनकी नीड और रिक्वायरमेंट, तो फिर कस्टमर्स क्या हो जाता है, कंज्यूमर्स फुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं और भी उस चीज़ को प्रमोट करने लगता है। तब तक हम लोगों ने देख लिया कंज्यूमर्स का बाइंग बिहेवियर का प्रोसेस, उनके क्या क्या प्रोसेस हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इनके अब डिसीज़न मेकिंग का मीनिंग देख लेते हैं कि उनके मीनिंग क्या होते हैं डिसीज़न मेकिंग का। डिसीज़न मेकिंग इज़ अ डेली एक्टिविटी फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। ऑब्वियस सी बात है कि डिसीज़न मेकिंग जो है एक डेली एक्टिविटी है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए। व्हेन इट कम्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात आती है तो डिसीज़न मेकिंग इज़ अ हैबिट एंड अ प्रोसेस एज वेल। जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात आती है तब डिसीज़न मेकिंग जो है
एक हैबिट्स और एक प्रोसेस हो जाता है साथ ही साथ। ये तो एक हैबिट बन जाता है, साथ ही साथ एक प्रोसेस भी बन जाता है। इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल डिसीजंस मेक प्रॉफिट टू द कंपनी एंड अनसक्सेसफुल वंस मेक लॉसेस। एक इफ़ेक्टिव जो सक्सेसफुल डिसीजंस हैं वो अगर हो जाए तो कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाते हैं, और अगर आपके डिसीजंस अगर अनसक्सेसफुल रहा तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाते हैं कभी कभी। कॉरपोरेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉरपोरेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अगर आपके डिसीजंस अगर गलत हो गया, अगर डिसीजन सही ना हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा कंपनी को लॉस हो जाते हैं। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का मैंने कुछ प्रोसेस लिखा है शॉर्ट में, मैंने सर उसके पॉइंट्स को लिख दिया है। आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो इसके कुछ अपने से बना के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द डिसीजन। सबसे पहली तो कि आप उस डिसीजंस को बनाने से पहले उसकी पर्पस को आइडेंटिफिकेशंस करिए कि अगर मैं इस का डिसीजंस ले रहा हूँ तो इनके पर्पस क्या है। सपोज़ ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं तो आपके कुछ पर्पस होगा, तब जाके आपने डिसीजंस लिया है इस वीडियो को देखने का। इन्फॉर्मेशंस गैदरिंग, क्या आपको इस वीडियो से क्या इन्फॉर्मेशंस मिलेगा, आपका क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें उस पर भी देखी जाती है। प्रिंसिपल्स फॉर जजिंग द अल्टरनेटिव्स, अब जो भी आपके इन्फॉर्मेशंस लेने के बाद जो आपको अल्टरनेटिव्स मिलेंगे उसमें आपको प्रिंसिपल्स जजिंग करने हैं कि इसमें से सबसे अच्छा कौन सा अल्टरनेटिव्स है, वो आपको अपने बिजनेस में यूज़ करने हैं, आपको डिसीजन सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स जो बेस्ट होगा उससे आपको सेलेक्ट करने हैं। एग्जीक्यूट द डिसीजन, देन सारी चीज़ें करने के बाद आपको आपके डिसीजंस जो फाइनल डिसीजंस आएंगे उनको आपको एग्जीक्यूट करने पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में। इवेल्युएट द रिज़ल्ट, देन आपको आपके जो रिज़ल्ट है वो एवेल्युएट होगा, आपको अपना रिज़ल्ट दिखने लगेगा। टेक्निक्स ऑफ डिसीजंस मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के क्या क्या टेक्निक्स है वो भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट्स में उसके पॉइंट्स को सिर्फ लिखा है, आप इसको भी अपने तरीके से पूरे लिख लेना। पहला है मार्जिनल एनालिसिस, जो भी मार्जिनल है वो उस चीज़ को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड फाइनेंशियल जो एनालिसिस है, जो आपके पास क्या फाइनेंस है, कितने फाइनेंस है अपने ऑर्गेनाइजेशंस के, उस चीज़ को आपको एनालिसिस करना होगा कि कहाँ से फाइनेंस आएगा। ब्रेक इवन एनालिसिस, अगर आपके प्रॉफिट्स ना हो रहा हो, जितने आप कॉस्ट लगा रहे उतने ही कॉस्ट रिटर्न आ रहे हैं, ना कि उस पर कोई किसी भी तरीके का प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो वो भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना होगा। रेशियो एनालिसिस, अब किस रेशियो पे आपके बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं, किस रेशियो पे आपके बिज़नेस चल रहे हैं, वो चीज़ भी आपको रेशियो एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। नंबर 5 है ऑपरेशंस रिसर्च टेक्निक्स, आपकी जो कंपनी में, आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस में ऑपरेशंस चल रहे हैं वो किस बेसिस पे चल रहे हैं, क्या उसकी टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्नोलॉजी से हम रिसर्च ऑपरेशंस कर सकते हैं, उस पर भी आपको रिसर्च करना बेहद ज़रूरी बन जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, मैं इसके फुल डेफिनेशंस भी लिख दूंगा। तो इनके सेकंड पार्ट्स भी देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।